चलिए, तो हम लोग दोस्तों फिर से आ चुके हैं। अब साउंड में दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अब साउंड में दिक्कत तो नहीं है? एक बार पहले कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, तभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 10-10 15 मिनट की क्लास हो जाती है, पता नहीं चलता। एक बार पहले सब लोग लिख के बताइए साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, तभी क्लास आगे बढ़ाऊंगा। जल्दी से बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, फिर बाद में शिकायत कोई ना करे कि आवाज नहीं आ रही है। सबका कमेंट आना चाहिए दोस्तों। पूजा जी, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करने को बोला है सबको, सबको कमेंट करना है ना। सब लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखा था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखा था पिछले लेक्चर में, और बंगाल विभाजन के बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा था कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र बन रहा था, और अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि इस तरीके से अगर बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र रहा तो क्या होगा। उससे होगा ये कि हम बहुत दिनों तक भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि होगी तो पूरे देश में फिर राष्ट्रवाद की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, और हमारा जो एक्चुअल पर्पस है दोस्तों, वो डिफीट होने लगेगा भारत में शासन करने का। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। 78 मिलियन आबादी थी बंगाल की उस समय, जिसको दो आधार में बांटा गया, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर, याद रखिएगा। और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो आपके क्या बनाए गए, दो अलग अलग प्रांत बना दिए गए। ठीक है, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता थी, आप सबको पता है। और यही पूर्वी बंगाल आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। सबको समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? जल्दी से बताइए। ठीक, और पश्चिम बंगाल हमेशा से भारत में है, आप सब लोग जानते हैं, कोलकाता उसकी राजधानी है। ठीक, ढाका पूर्वी बंगाल। अब जो बांग्लादेश है वो क्या था, वो आजादी के बाद पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और फिर बाद 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की सहयोग से शेख मुजीबुर रहमान और उनके क्रांतिकारियों ने क्या किया, बांग्लादेश को आजादी दिलाई। और आज वही बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा जो है तोड़ रहे हैं हथौड़े से। इसका मतलब क्या है, को कहते हैं ना दोस्तों, अपने भविष्य निर्माता को जो है क्या कर रहे हैं, हथौड़े से तोड़ रहे हैं। इसका मतलब अपने भविष्य को जो के ऊपर वो हथौड़ा चला रहे हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। जो देश अपने मुक्ति संग्राम के नायक के साथ ऐसा कर सकता है, वो देश किसी का भी नहीं हो सकता। ये बात एकदम स्पष्ट है, और भारत को भी अपनी विदेश नीति अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का भी वो बात निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप सबको इस बारे में एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, किसके आड़ में, आंदोलन की आड़ में, छात्र आंदोलन की आड़ में, ये सीधे सीधे समझ में आता है कि बांग्लादेश में जो प्रभाव है दोस्तों किसका है, वो प्रभाव जो है बीएनपी जो वहां पे है, जो जो बीएनपी पार्टी राजनीतिक दल है, जिसकी जो अध्यक्ष थी, जो जेल में थी, खालिदा जिया, आप लोग जानते होंगे, विपक्षी दल है, उनके लड़के, उनके आईएसआई से कनेक्शन होने की बात सामने आ रही। और ये माना जा रहा है दोस्तों कि उन्होंने ही क्या किया है कि बांग्लादेश में ये तख्ता पलट करवाया। और बांग्लादेश में तख्ता पलट ठीक वैसे ही, आप ट्रेंड देखिए जैसे कि पाकिस्तान में होता है, ट्रेंड वही है दोस्तों। और ये बात समझ में आ गई। अब पाकिस्तान को इतना समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम सीधे तरीके से तो उंगली से घी नहीं निकाल सकते, पाकिस्तान को वापस, बांग्लादेश को वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम अप्रत्यक्ष तरीके से बांग्लादेश के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और पाकिस्तान वही कर रहा है। और उसमें सफल भी हो गया, वो उसमें सफल भी हो गया। क्यों? क्योंकि वहां की जनता ऐसा चाहती है दोस्तों कि रेडिकल इस्लामिज्म जो है वहां पर इतना ज्यादा कट्टर हो चुका है कि वहां पर दोस्तों किसी भी अन्य समुदाय का रहना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप लोग लगातार न्यूज चैनल देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा हो। क्या विचार है आप लोग का, बताइए दोस्तों। सबको क्लियर हो रहा है दोस्तों? बताइए।
ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कभी भी याद रखिएगा, कोई भी राष्ट्र अगर ऐसा है जो गलत चीज को सपोर्ट कर रहा है तो कभी भी वो राष्ट्र सही पथ पर नहीं जा सकता, सही मार्ग पर नहीं चल सकता। ये क्लियर कट बात है। हम लोग अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख रहे हैं, जो हमारे साथ ही आजाद हुआ। आज भारत की इकोनॉमी कहां पर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां पर है। पाकिस्तान भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन किस क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। किस क्षेत्र में, उग्रवाद के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। किस क्षेत्र में, अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने के क्षेत्र में। और एशिया में अमेरिका के पपेट के तौर पर और चाइना के पपेट के तौर पर जो है पाकिस्तान काम कर रहा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी हाथ भी होता हुआ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट नहीं आया जब वहां पर जितने भी माइनॉरिटीज पे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ना तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्टेटमेंट इमीडिएट आया, इतने दिनों बाद यूनाइटेड नेशंस ने स्टेटमेंट दिया। इससे क्या समझ में आता है? ऐसे समझ में आता है कि जो पश्चिमी देश हैं इनको बहुत अच्छा लग रहा है, इनको बहुत मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको देखकर, ठीक है। लेकिन ये सबको हम समझ में आना चाहिए कि अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते हैं तो कल की डेट में आपके साथ भी वही हो सकता है, जैसा कि आज यूके में हो रहा है, जैसा कि आज यूके में हो रहा है। सही बात है कि नहीं दोस्तों? आप लोग अगर न्यूज से वाकिफ होंगे तो आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं, तो ये चीज क्या है दोस्तों? ये नेचुरल जस्टिस है। इट इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। जिन अंग्रेजों ने क्या किया भारत में 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर सांप्रदायिकता का बीज बोया, उसी की फसल 1947 का भारत का विभाजन था। और ये बीज बोने वाले अंग्रेज ही थे दोस्तों, जिन्होंने एक कड़वाहट पैदा की दोस्तों, धर्म के नाम पर राजनीति करके, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ले आके। और वो आज की डेट में जीवन पर्यंत दोस्तों ये ऐसी समस्या बन गई है कि रहते हुए समझ में आगे हम लोग को देखते हुए मिलेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक। भारत में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। भारत तो सबसे सहिष्णु देश है, सबसे टॉलरेंट कंट्री है। सभी धर्म के लोग जो है धर्म समभाव से रहते हैं दोस्तों, ये फैक्ट है। लेकिन अपने पड़ोसी देशों की स्थिति देखिए, क्या हो रहा है वहां पे। चाहे अफगानिस्तान देखिए, चाहे पाकिस्तान देखिए, चाहे बांग्लादेश देखिए, सब जगह जो है यही समस्याएं आ रही है। ठीक। और ये देन किसकी है? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की देन है, तो अब अंग्रेजों के देश में भी तो वही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या मैसेज मिलता है इससे? बताइए दोस्तों, डिस्कशन हो रहा है क्लास में, मैसेज क्या मिल रहा है इससे हमें? देखिए, रिस्पॉन्स सबको करना है। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग को देखना है सूरत विभाजन क्यों हुआ। ठीक है, हम लोगों ने तो देख लिया बंगाल विभाजन के बारे में, फिर उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1905 में ही। और स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों को ये चीज समझा दिया कि अब भारतीय जो है इतनी आसानी से चुप नहीं रहेंगे, भारतीयों को चुप रखना अब इतना आसान नहीं है। और कांग्रेस की स्थापना करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये चीज अंग्रेजों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई दोस्तों। और जो सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वही सेफ्टी वॉल थ्योरी कांग्रेस जो है, वही सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत स्थापित हुई संस्था उनकी सेफ्टी के लिए खतरा बन गई। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए ठीक, सूरत विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा सूरत विभाजन को हम लोग इंग्लिश में सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। ये 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ। 1907 के कांग्रेस के
अधिवेशन में हुआ, और ये अधिवेशन हुआ कहां पर? सूरत में। ठीक, अब इस अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों? इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और कांग्रेस दो गुटों में बट गई, गरम दल और नरम दल। ठीक, अब गरम दल मतलब उग्र राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, और नरम दल मतलब उदारवादी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए? अपने शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। इस तरीके से ही आपको अपनी शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। अगर इस तरीके से बना लेंगे तो जीवन में कभी ना आपका प्री रुकेगा ना मेंस रुकेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो जाएंगे? आपके कवर हो जाएंगे। और ये क्या कहलाता है? ये फ्लो चार्ट टेक्निक है। दिस इज द टेक्निक ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये आपने सूरत स्प्लिट का फ्लो चार्ट यहां पर बना लिया। ठीक, अच्छा भाई, अब उग्र राष्ट्रवादी या गरम दल के नेता में कौन कौन प्रमुख हैं? तो यहां पर तीन नाम आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, लाल, बाल और पाल। ठीक, और बाकी यहां पर दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, रास बिहारी बोस, दिनशा वाचा, एक्सेट्रा। ठीक है, लाल बाल पाल प्लस अरविंदो घोष। क्लियर हो गई बात? फटाक से बताइए, स्पष्ट हो गया कि नहीं? जल्दी से बताइए। जी प्रज्ञान जी बताइए। प्रज्ञान जी बोलिए बेटा, क्या पूछना है? सर इस पे ऐसे भी था तैयार कर सकते हैं हम लोग? नहीं, ऐसे का टॉपिक नहीं है, इतना लेंदी टॉपिक नहीं है कि आपका निबंध आएगा, लेकिन 200 शब्दों का आपका आंसर आ सकता है। अच्छा, जी सर। ठीक है, जी सर, जी सर, ओके। ठीक। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, और यहां पर बाकी शेष जितने पुराने नेता थे वो सब नरमपंथी। ठीक है, पुराने वाले सब नरमपंथी, जो नए विचारधारा क्या है? लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। ये चार आपके क्या थे? प्रमुख हैं। और इन सब में दोस्तों सबसे प्रमुख कौन है आपका? याद रखना है आपको, इन सब में सबसे प्रमुख आपके हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। सबसे सिग्निफिकेंट रोल निभाता है कोई, तो वो है कोई और नहीं है, वो है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने दोस्तों कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रबल बनाया और भारत में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अख्तियार करने के लिए कांग्रेस को अंततः कन्विंस भी किया दोस्तों। अब ये विभाजन हुआ कैसे दोस्तों? समझ लीजिए, विभाजन हुआ ऐसे कि कांग्रेस में 1950 का अधिवेशन होता है दोस्तों। 1950 का अधिवेशन जब हुआ
तो ये गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ? बनारस में। जल्दी से बताइए कहां पर हुआ दोस्तों, सब लोग बताइए। ठीक है, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। अब इस अधिवेशन में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने यह डिमांड की कि जो हम बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, यह आंदोलन दोस्तों बंगाल से बाहर भी जाना चाहिए, बंगाल से बाहर भी फैलना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए। और इसमें सरकार, प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका, सब स्तर तक इस आंदोलन को क्या करना चाहिए? हमें पहुंचाना चाहिए। लेकिन उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी चाहते थे कि यह आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रहे। समझ में आ गई बात? बंगाल तक ही सीमित रहे, वो ये चाहते थे। तो अंततः क्या हुआ? अंततः बीच का मार्ग निकाला गया, मध्यम मार्ग निकाला गया और यह कहा गया कि कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस बंगाल विभाजन का विरोध करेगी और स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करेगी दोस्तों। और आंदोलन आपका क्या रहा? आंदोलन आपका सपोर्ट किया गया और बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों आंदोलन चलाया भी गया। स्वदेशी आंदोलन एक पहला ऐसा आंदोलन है दोस्तों जिसमें जनता की सहभागिता भी आपको देखने को मिलती है उदारवादी नेताओं के काल में। समझ में आ गई बात दोस्तों? क्लियर? ठीक है, जल्दी से बताइए, सब लोग फटाफट से बता दीजिए। ठीक, अच्छा भाई, ठीक है, चलिए। अब हुआ क्या? 1905 तो बीत गया। अब 1906 में क्या हुआ दोस्तों? 1906 में उग्रवादियों की या उग्र राष्ट्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि हो गई। अब 1906 का अधिवेशन होता है कहां पर? कलकत्ता में। 1906 का जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ दोस्तों, तो उस समय दोस्तों क्या हुआ? उस समय जो उदार उग्र राष्ट्रवादी नेता थे लाल, बाल और पाल, अरविंदो घोष, उनमें से बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उन्होंने 1907 के अधिवेशन के लिए बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी बोस क्या बने? रास बिहारी बोस क्या बने? अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1907 के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? फिर बीच का मार्ग निकाला गया, सर्वसहमति से दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया। किसे बना दिया गया? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों। और एक बार फिर से विभाजन क्या होता है? 1 वर्ष के लिए टल जाता है। समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी से बताइए, फटाफट से समझते जाइए, समझते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने क्या किया? स्वशासन या स्वराज्य को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था दोस्तों जो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। क्लियर? सब लोग बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से आप सब लोग बताइएगा। ठीक, 1905 बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, 1906 में फिर आपका क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहां पर हुआ क्या? यहां पर 3 चीजें हुई दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस ने स्वराज्य या
स्वशासन को स्वराज या स्वशासन को अपना लक्ष्य घोषित किया। और इससे आप समझ में आता है दोस्तों कि सीधे सीधे की राष्ट्रीय आंदोलन पे अब उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि तिलक की यही मांग थी। सब लोग बताइए, ठीक है दोस्तों? सब लोगों को समझ में आ रही है बात? ठीक। और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर भी प्रस्ताव पारित किए गए। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इतना जितना मैंने डिटेल आपको बताई है, जितनी डिटेल मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गई बात? ठीक, सबको समझ में आ गया? चलिए, अब दोस्तों यहां पर देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर भी प्रस्ताव पारित किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में, पर के समर्थन में कह लीजिए, ठीक है, के समर्थन में भी प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक, अब हुआ क्या दोस्तों, स्वराज शब्द तो कांग्रेस ने लक्ष्य के रूप में घोषित कर दिया, लेकिन स्वराज शब्द को परिभाषित नहीं किया। यहाँ पर स्वराज शब्द को परिभाषित नहीं किया गया दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। और इसी कारण दोस्तों उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में मतभेद बढ़ा। ठीक, उग्र राष्ट्रवादी क्या करने लगे, उन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष, व्यवस्थापिका सुधार और इन सभी चीजों को क्या किया, निकाय सुधार, इन सभी चीजों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी ने क्या किया, संवैधानिक संघर्ष या कह लीजिए अहिंसात्मक संघर्ष की जो नीति थी उदारवादियों की, उसको त्याग दिया। और वो ये मानने लगे कि अब ये समय है कि हम क्या करें, अब हम पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करें भारत में, जो इस समय, जो आज की डेट में क्या है, आवश्यकता है अंग्रेजी शासन को हटाने के लिए। ये स्वराज के रूप में, ये उग्रवादियों का वर्जन था दोस्तों, उग्र राष्ट्रवादियों का वर्जन था, जो आपको मैंने बताया। क्लियर हुआ दोस्तों? फटाक से बताइए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये इनका जो उत्साह था दोस्तों, जो इन्होंने क्या किया, शिक्षण संस्था, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, नगर निकायों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अहिंसक संघर्ष की नीति को त्याग दिया। ये दोस्तों क्या था, उग्रवादियों का वर्जन था। और इनका ये मानना था कि ये एक उपयुक्त समय है
कि अब हम क्या करें, अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन जो है स्टार्ट करें और भारत को आजादी के लिए प्रयास करें, भारत की आजादी के लिए प्रयास करें, स्वराज के लिए प्रयास करें। ठीक, ये उग्रवादियों का वर्जन था। लेकिन उदारवादी क्या कह रहे थे? उदारवादी ये कह रहे थे कि हमें इस तरीके से नहीं अप्रोच करना चाहिए। जो उग्रवादियों का विचार है वो क्या है, वो ठीक नहीं है। हमें संवैधानिक सुधार जो अंग्रेजी सरकार कर रही है, जो संवैधानिक सरकार अंग्रेजी सरकार कर रही है, उसी से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी और हमारी जो स्वशासन की आकांक्षा है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उदारवादी ये बात नहीं समझ पाए कि अंग्रेज जो है संवैधानिक सुधार केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं, उन्हें भारतीयों को वास्तव में कोई अधिकार देने नहीं। ठीक है बात। और उग्रवादी क्या समझने लगे, उग्र राष्ट्रवादी ये समझने लगे कि उदारवादी जो है इस राष्ट्रीय आंदोलन से अब हट जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके का आंदोलन जो है कर पाने में इच्छुक नहीं है या कर पाने में सक्षम नहीं। तो यहां पर दोनों पक्ष में क्या हुआ दोस्तों, विचारधारा अलग अलग हो गई। दोनों पक्ष वैचारिक रूप से एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधी हो गए। और यही दोस्तों, ये दोनों पक्ष नहीं समझ पाए कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एकजुटता चाहिए कांग्रेस में। और कांग्रेस भी जब विभाजित हो जाएगी दोस्तों तो क्या होगा, तो इससे हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा। और अल्टीमेटली वही हुआ दोस्तों 1907 में, जब यह वैचारिक मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया तो कांग्रेस का विभाजन होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से आप सब लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गई बात। अब हुआ क्या, अब हुआ ये, दोनों अपने अपने मांग पर अड़ गए, दोनों के विचार अलग अलग हो गए। अब 1907 का अधिवेशन होता है दोस्तों, कहां पर, सभी लोग ध्यान दीजिए। 1907 का अधिवेशन कांग्रेस का होना था। अब उग्र राष्ट्रवादी क्या चाहते थे, उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे ये क्या हो, या तो नागपुर में हो, या तो नागपुर में हो, कहां पर, महाराष्ट्र में। और उदारवादी कहां चाहते थे, उदारवादी कहां चाहते थे, उदारवादी चाहते थे कि ये कहां पर हो, सूरत में। ठीक है, और आप सबको पता है दोस्तों अधिवेशन होता है कहां पर है, अधिवेशन होता है आपका सूरत में। इसका मतलब दोस्तों क्या था कि कांग्रेस में अभी भी मेजॉरिटी किसकी थी, कांग्रेस में अभी भी मेजॉरिटी किसकी थी। अधिवेशन हुआ कहां, 1907 में सूरत में। अधिवेशन कहां पर होता है, 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। और सूरत में अधिवेशन के साथ साथ जब सूरत में अधिवेशन होना निश्चित हो गया तो इसका मतलब कांग्रेस में जो बहुलता थी वो अभी भी उदारवादियों की बहुलता थी। और उदारवादी जो है अपनी संख्या बल के कारण इस बैटल को जीतने में सफल रहे। और उग्र राष्ट्रवादियों को उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से बाहर होने पर विवश कर दिया दोस्तों। क्यों, क्योंकि उग्र राष्ट्रवादी कहीं से भी अब अहिंसक संघर्ष और संवैधानिक सुधार के पक्षधर नहीं थे। वे पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोस्तों तभी मिल सकता था जब हम क्या करें, जब पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करें। ये उनकी सोच थी। लेकिन उदारवादियों की सोच क्या थी, उदारवादियों की सोच एकदम अपोजिट थी। वो कह रहे थे कि नहीं, हम स्वराज की प्राप्ति संवैधानिक सुधारों के माध्यम से कर सकते हैं, संवैधानिक संघर्ष के माध्यम से कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे कि या तो बाल गंगाधर तिलक या तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और यहां पर उदारवादी क्या चाहते थे कि रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने रास बिहारी बोस का नाम आगे किया, इन्होंने रास बिहारी बोस का नाम आगे किया। और उग्र राष्ट्रवादियों ने या तो तिलक या लाला लाजपत राय, या तो तिलक या तो लाला लाजपत राय का नाम आगे किया। ठीक है ना दोस्तों,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? सबको समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? जल्दी से बता दीजिए। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब ये चाहते थे लेकिन इनके पास संख्या बल था नहीं, ना तो अधिवेशन नागपुर में हुआ, तो उदारवादियों की संख्या ज्यादा थी, अधिवेशन सूरत में हुआ और रास बिहारी बोस दोस्तों क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। और जो उदारवादियों की नीति थी और संघर्ष का तरीका था वही जो है एक्सेप्ट किया गया और उसी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी और हो जाता है क्या? कांग्रेस का विभाजन। क्या हो जाता है? ठीक है, सबको समझ में आ गया कि नहीं? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए। ठीक है, उदारवादियों का अप्रोच क्या था? ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज की मांग करना और संवैधानिक संघर्ष करना, और यही वो आगे करने के लिए उन्होंने क्या किया? यहां पर उन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली और उग्र राष्ट्रवादी कांग्रेस से बाहर चले गए, जिसमें लाल बाल पाल और अरविंदो घोष प्रमुख थे। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जब कांग्रेस में अलगाव हुआ, विभाजन हुआ, तो यहां पर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अलग थलग हो गया। उसके बाद अब ये क्या होता है? पुनः ज्वाइन कब होता है? पुनः ज्वाइन होती है कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसमें नरमपंथी गरमपंथी दोनों एकजुट हुए और दोनों को समझ में तब तक आ चुका था कि एकता में ही शक्ति है, अकेले रहकर हम संघर्ष नहीं कर सकते। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पूरा चीजें डिटेल में डिस्क्राइब करके, सूरत विभाजन। और याद रखिएगा, मैं तो आपसे बोलूंगा दोस्तों कि यहां पर जो उदारवादियों को जो संवैधानिक सुधारों का लॉलीपॉप दिया गया, उदारवादियों को संवैधानिक सुधारों का जो लॉलीपॉप दिया गया दोस्तों, वो भी अंग्रेजों ने ही दिया। और अंग्रेजों ने जो लॉलीपॉप दिया दोस्तों, उदारवादी उसमें फंस गए और अंग्रेजों को कभी भी भारत को स्वराज देना ही नहीं था, ना ही आजादी देनी थी। इस लॉलीपॉप में उदारवादी फंसे और उन्होंने क्या किया? अपने ही भाइयों उग्रवादियों से क्या किया? उग्र राष्ट्रवादियों से अलगाव कर लिया और अलगाव करके कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब इसके बाद दोस्तों जब विभाजन हो गया तो सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया, सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया। ठीक, ठीक है। और अंग्रेजों ने 5 प्रमुख कानून पारित किए। अंग्रेजों ने, सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस दोस्तों क्या हो गई? कांग्रेस उदारवादियों की संस्था हो गई, कांग्रेस उदारवादियों की संस्था हो गई और अतिवादियों पर सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया। 1907 से लेकर 1911 के बीच में अतिवादियों पर सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया और 5 नए कानून बनाए, विशेष रूप से क्या? राजद्रोह कानून, जिसके तहत दोस्तों क्या किया गया? जिसके तहत मुख्यतः टारगेट किया गया बाल गंगाधर तिलक को, और बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों क्या किया गया? ऑपरेस दमन के माध्यम से उन्हें अपनी ये स्वराज की मांग को छोड़ने के लिए कन्विंस करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और यहां पर दोस्तों क्या किया गया? तिलक को जेल भी भेजा गया राजद्रोह के मुकदमे में। इसके बाद तिलक को क्या किया गया? तिलक के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया, बर्मा मांडले में उनको भेजा गया, कारावास की सजा दी गई। लेकिन तिलक दोस्तों यील्ड होने वाले नहीं थे, उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रबल थी। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गई बात? तिलक को 1909 में देशद्रोह का आरोपी घोषित किया गया। ठीक, इसके बाद उन्हें 6 वर्ष के लिए दोस्तों क्या किया गया? मांडले बर्मा भेज दिया गया कारावास के लिए। ठीक है, इसके अलावा लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन्होंने क्या किया? सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, क्लियर? आप सबको समझ में आ गई बात?
ठीक, तो एक तरीके से अतिवादियों या उग्र राष्ट्रवादियों का जो गुट था ये खत्म हो गया या एकदम मरणासन्न हो गया दोस्तों अंग्रेजों सरकार के अंग्रेजों के दमन के कारण। क्लियर हो रही बात? फटाफट से बताइए। तिलक को जेल भेज दिया गया, अरविंदो घोष बिपिन चंद्र पाल सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है? यहां पर क्या हुआ, 1909 में तिलक कहां चले गए? तिलक जेल चले गए। ठीक, इसके बाद दोस्तों लाला लाजपत राय ये विदेश चले गए और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स या सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका सरकार का दमन था जो आपके लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1907 से लेकर 1911 तक सरकार का दमन। ठीक, अब राष्ट्र इससे हुआ क्या, तिलक को जेल हो गई देशद्रोह के मुकदमे में। ठीक, याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये डिटेल्स आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके बाद ये राष्ट्रीय आंदोलन भी हमारा ठंडा पड़ गया क्योंकि तिलक जेल में थे, लालाजी विदेश चले गए और बिपिन चंद्र पाल अरविंदो घोष दोस्तों सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं। अब उसके बाद आंदोलन भी ठंडा पड़ गया क्योंकि उदारवादियों का जनता में कोई पकड़ था नहीं, जनता में कोई लोकप्रियता थी नहीं और विश्वास उन्होंने खो दिया था और राष्ट्रीय आंदोलन ठंडा पड़ता चला गया। और इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में फिर दोस्तों उत्साह तब आता है जब 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए। ठीक है, फिर 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए। ठीक, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? जल्दी से बताइए, क्लियर है? ठीक है, सरकार ने दमन किया कैसे, 5 कानून बनाए, 5 कानून बनाए। ठीक, सरकार ने क्या किया, 5 कानून बनाए जिसमें आप सबको पता है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या था, अतिवादियों को क्रश करना, दमन करना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। सबको क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, जिसमें आपका राजद्रोह सभा अधिनियम, राजद्रोह सभा अधिनियम, ठीक है, समाचार प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिनियम बनाया। ठीक, इस तरीके से आपके क्या हो गए, 4 अधिनियम बनाए गए। मैं आपका नाम लिख के बता दे रहा हूं। 5 नए कानून में जो कानून कौन कौन से हैं जो आप लोग को याद रखना चाहिए, आप लोग को कोट भी करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका दोस्तों जो बना राजद्रोह सभा अधिनियम, उन्नीस में। दूसरा दोस्तों कौन सा रहा, दूसरा आपका भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आपका 1908 में। इसके बाद दोस्तों तीसरा
फौजदारी कानून अधिनियम, ये भी 1908 में, ये भी 1908 में। और इसके बाद आपका भारतीय प्रेस अधिनियम, उन्नीस सौ 10 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? सबको समझ में आ रही बात? ये 4 अधिनियम क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी से बताइए। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों 1909 में तिलक को क्या किया गया? देशद्रोह का आरोपी सिद्ध किया गया। इसी अधिनियम के तहत यहाँ पर क्या किया गया? राजद्रोही अधिनियम के तहत 1909 में तिलक को क्या किया गया? देशद्रोह का आरोपी सिद्ध किया गया। और ये सारे अधिनियम पारित करके, 5 कानून पारित करके सरकार ने क्या किया? इस आंदोलन को, अतिवादियों को कुचल दिया, दमन कर दिया। और 1914 में जब तिलक निकले तब राष्ट्रीय आंदोलन फिर से अपना गति पाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? आज का सेशन यहीं तक रोकते हैं। अब इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग देखेंगे मॉर्लेमेंटो सुधार, और 1914 के बाद होम रूल लीग आंदोलन, फिर तिलक आते हैं तो स्टार्ट करते हैं एनी बेसेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, फिर कल सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से सभी लोग बताइए। फिफ्थ लॉ के बारे में मेंशन नहीं है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, फिफ्थ लॉ के बारे में स्पेक्ट्रम में मेंशन नहीं है। फिफ्थ लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मेंशन नहीं है। आप लोग इन 4 को ही ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर 11:15 बजे स्पेक्ट्रम की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।